India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं जो भविष्य में क्लैट परीक्षा में भाग लेंगे। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इन उम्मीदवारों को JAWS जो है या फिर जॉब एक्सेस कस्टमाइज्ड कीबोर्ड और माउस का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वे कंप्यूटर पर वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रश्नों के उत्तर दे सके। बता दें कि इसके अलावा उन्हें सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक स्क्राइब का उपयोग करने का विकल्प भी दिया जाना चाहिए। दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को JAWS स्क्रीन रीडर और कस्टमाइज्ड कीबोर्ड और माउस का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। उम्मीदवारों को जो है वो स्क्राइब का उपयोग करने का विकल्प भी दिया जाएगा जो मानविकी या कानून की पृष्ठभूमि से नहीं होना चाहिए और जिसकी शैक्षिक योग्यता उम्मीदवारों से एक स्तर नीचे होनी चाहिए। 1 अगस्त 2025 को जारी ताज़ा दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और क्लैट कंसोर्टियम को इन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने दिसंबर 5 और 11, 2024 के अंतरिम निर्देशों को क्लैट परीक्षा के लिए भी लागू करने का निर्णय दिया है। ये निर्णय दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। मामले की अगली सुनवाई नवंबर 13, 2025 को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कर्नाटक हाई कोर्ट के अप्रैल 21, 2022 के आदेश को बरकरार रखा है। बता दें कि जिसमें एक व्यक्ति को जमानत दी गई थी और जो जिहादी बैठकों में भाग लेने के आरोप में UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस विक्रमनाथ और KV विश्वनाथ की पीठ ने आरोपी सलीम खान को जमानत देने और मोहम्मद जैद को जो है जमानत देने से इनकार करने के हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया है और जमानत देने के लिए दिए गए कारण उचित और न्याय संगत है। सलीम खान के मामले में हाईकोर्ट ने देखा है कि आरोप पत्र में लगाए गए आरोप AL हिंद नामक संगठन से जुड़े हुए थे और जो UAPA के अनुसूची में प्रतिबंधित संगठनों की सूची में नहीं है। इसीलिए ये कहना कि उसने इस संगठन की बैठकों में भाग लिया है ये कोई प्रश्न यानी कि ये कोई प्रथम दृष्टया अपराध नहीं होगा। जैद खान के मामले में पीठ ने कहा है कि हाईकोर्ट ने उसके प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के साथ जुड़ाव, डार्क वेब संचालन में उसकी सक्रिय भूमिका और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के सदस्यों की सहायता करने में उसकी भूमिका को देखा है। हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ एक अन्य UAPA मामले में भी उसकी संलिप्तता को नोट किया है। पीठ ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह मुकदमे को तेजी से आगे बढ़ाए और 2 साल के भीतर इसे पूरा करे क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा 100 से ज्यादा गवाहों को जांच के लिए बुलाया जाना है। पीठ ने कहा है कि आरोपी को उचित त्वरित सुनवाई के बिना जेल में नहीं रखा जा सकता है।
मशहूर शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा के बेटे मनप्रीत सिंह चड्ढा उर्फ मोंटी चड्ढा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मीडिया रिपोर्ट्स को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 100 करोड़ रुपए के कथित प्रॉपर्टी धोखाधड़ी मामले में बरी होने के बावजूद उनके खिलाफ पुरानी खबरें अब भी ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे कि उनकी प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंच रही है। मामले की सुनवाई जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने संक्षेप में की है। चड्ढा की ओर से कहा गया है कि 2018 में दर्ज एफआईआर ट्रायल कोर्ट ने नवंबर 2019 में कंपाउंड कर दिया और उन्हें मामले से बरी कर दिया गया। बता दें कि इसके बावजूद भी इंटरनेट पर अभी उनकी गिरफ्तारी और मुकदमे से जुड़ी हुई खबरें मौजूद है। जज ने चड्ढा के वकील से 2 सवालों पर जवाब मांगे। क्या वास्तव में राइट टू बी फॉरगॉटन का कानूनी अधिकार लागू किया जा सकता है? क्या ये मुकदमा 5 साल बाद दायर होने की वजह से सीमा कानून के तहत खारिज नहीं किया जाना चाहिए? एएनआई मीडिया की ओर से पेश एडवोकेट सिद्धांत कुमार ने दलील दी है कि हाईकोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि बिना सामग्री का इंटरनेट पर बने रहना लगातार नया कारण कार्रवाई नहीं बनाता है और साथ ही परिसीमा अवधि पहली बार प्रकाशन की तारीख से ही गिनी जाएगी। फिलहाल कोर्ट ने चड्ढा के वकील को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और अभी तक सम्मन जारी नहीं किया गया। बता दें कि चड्ढा ने अपने मानहानि मुकदमे में कई प्रमुख मीडिया संस्थानों को प्रतिवादी बनाया, जिसमें बेनेट कोलमैन, एएनआई मीडिया, एचटी मीडिया, इंडियन एक्सप्रेस ऑनलाइन, लाइव मिंट, एनडीटीवी, तहलका, द हिंदू, द ट्रिब्यूनल समेत अन्य शामिल है। इसके अलावा मेटा प्लेटफॉर्म्स, एक्स कॉर्प, गूगल और जॉन डो को भी पक्षकार बनाया गया है। चड्ढा ने कहा है कि इन खबरों के कारण उनकी और उनके परिवार की सामाजिक छवि धूमिल हुई है तथा उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तर पर भारी नुकसान झेलना पड़ा है। उन्होंने मीडिया संस्थानों से 2 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग भी की है। साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर संबंधित रिपोर्टों और वीडियो को इंटरनेट से हटाने का आदेश देने की गुहार लगाई है। वहीं लखनऊ की एक अदालत ने एक वकील को SC/ST एक्ट के तहत झूठे बलात्कार के मामले में दर्ज करने के आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि वकील परमानंद गुप्ता ने एक दलित महिला का इस्तेमाल करके लगभग 1 दर्जन एफआईआर और 18 अदालती मामले दर्ज किए थे। विशेष न्यायाधीश SC/ST विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने नोट किया कि गुप्ता ने उन व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज करने के लिए एक दलित महिला का इस्तेमाल किया जिनके साथ उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी थी या जिनसे वह पैसे निकालना चाहते थे। अदालत ने उन्हें SC/ST एक्ट की धारा 325 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्हें भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 217 और 248 के तहत अपराधों के लिए क्रमशः 1 साल और 10 साल की सजा जेल की सजा सुनाई गई। उन पर 5,01,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। बताया जा रहा है कि सजाएं अलग अलग भी इस पर चलेंगी। साथ ही साथ अदालत ने आदेश दिया है कि सभी सजाएं अलग अलग चलेंगी। पहले धारा 217/49 के तहत सजा और फिर धारा 248/49 BNS के तहत सजा और फिर धारा 325 SC/ST एक्ट के तहत सजा काटनी होगी। पहले से जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में शामिल की जाएगी। साजिश तब सामने आई जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूजा रावत द्वारा 2 लोगों के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में एफआईआर को रद्द कराने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की। 5 मार्च को अदालत ने नोट किया कि रावत और उनके वकील गुप्ता द्वारा कई ऐसे मामले दर्ज किए गए। अदालत ने मामले की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश दिया है। सीबीआई ने खुलासा किया है कि रावत द्वारा 11 एफआईआर दर्ज की गई थी और गुप्ता द्वारा 18 मामले दर्ज किए गए थे। रावत ने बाद में खुलासा किया है कि वह गुप्ता की पत्नी द्वारा चलाई जा रही सैलून में काम करती थी और वकील ने जानबूझकर इसका इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ मामले दर्ज करने के लिए किया, क्योंकि वह जानता था कि वह ऐसी समुदाय से हैं। अदालत ने माना है कि अगर वह गुप्ता जैसे वकीलों को कानूनी पेशे में प्रवेश करने और कानून का अभ्यास करने से नहीं रोकती हैं तो भारतीय न्यायपालिका में जनता का विश्वास गंभीर रूप से प्रभावित होगा।
इसीलिए अदालत ने कहा है कि गुप्ता जैसे दोषी अपराधी को अदालत परिसर में नहीं रहने दिया जाना चाहिए ताकि न्यायपालिका की पवित्रता बनी रहे। अदालत ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल इलाहाबाद को जानकारी और निर्णय की एक प्रति भेजने का निर्देश दिया है। जज त्रिपाठी ने रावत को बरी कर दिया, लेकिन चेतावनी भी दी है कि अगर भविष्य में SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करते हैं तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेंसर विवाद को सुलझाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजय देखने का फैसला किया है। बता दें कि फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक द मॉन्क हू विक्रम चीफ मिनिस्टर से प्रेरित है। बताया भी जा रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने फिल्म निर्माताओं को फिल्म की एक प्रति जमा करने का निर्देश दिया है, जिसमें CBFC द्वारा फ्लैग किए गए दृश्यों या हिस्सों को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया हो। पुस्तक की एक प्रति पहले ही अदालत को सौंप दी गई है। अदालत ने देखा है कि भले ही एक वैकल्पिक उपाय मौजूद हो, अदालत के क्षेत्राधिकारी को खारिज नहीं किया जा सकता है। इसने CBFC के मामले को संभालने और शुरुआत से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने में विफल रहने के लिए भी कड़ी आलोचना की है। आपको यह भी शुरुआत में करना चाहिए था। और साथ ही आपको बता दें कि आपने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन कब किया, ये सवाल पूछा गया। और ये भी एक ऐसा अभ्यास है जो कि आपको हर फिल्म के लिए करना चाहिए। इसमें आप विफल रहे हैं। पीठ ने टिप्पणी की है कि मामले की अगली सुनवाई जो है 25 अगस्त को होगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आवारा कुत्तों के नसबंदी की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति सुजय पॉल और स्मिता दास दे की पीठ ने कोलकाता नगर निगम और विद्यानगर निगम को भी 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने को और प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। पृष्ठभूमि में अधिवक्ता आकाश शर्मा ने याचिका दायर की क्योंकि पश्चिम बंगाल में कुत्ते के काटने के मामले में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2022 में 23,000 से ज्यादा होकर अब 2024 में 76,000 से ज्यादा हो गई है। शर्मा ने आरोप लगाया कि नागरिक अधिकारियों ने पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 को लागू करने में विफलता दिखाई है, जिसमें आवारा कुत्तों की व्यवस्थित नसबंदी और टीकाकरण की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं और अब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में CJI जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ में सुनवाई हुई है। SG तुषार मेहता ने दलील देते हुए कहा कि अनुच्छेद 163 के तहत न्यायालय को ये जांच करने से रोका गया है, स्वीकृति किस आधार पर की गई है। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों के मुताबिक बिलों को स्वीकृति दे दी जाती है और साथ ही तो यह न्याय संगत नहीं है। मान लीजिए कि वह विधानसभा को भेजे जाने वाले पहले प्रोवाइजो को चुनता है और उनके लागू होने के बाद और संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विधेयक प्रस्तुत होने पर उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। ये चुनौती का विषय हो सकता है। प्रश्न ये है कि जब स्पीकर विधायी शक्ति का प्रयोग कर रही हैं तो क्या न्यायिक समीक्षा द्वारा इसकी अनुमति है? मेरा तर्क है कि नहीं। CJI ने कहा है या तो वह राज्यपाल स्वीकृति देते हैं या नहीं, लेकिन वह इसे असीमित अवधि के लिए रोक लेते हैं। आपके मुताबिक क्या ये पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है? SG ने कहा है कि हाँ, रोक स्थायी है। अनुच्छेद 200 और 201 के तहत शक्तियों का प्रयोग करना उचित नहीं है।
कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल ने अनुमति क्यों दी, ये अदालत में सुनवाई योग्य नहीं है। न्यायालय संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं और जब कानून का प्रश्न आता है तो वह भी निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रश्न है। एसजी, मुझे जो कठिनाई दिखाई दे रही है वह बहुस्तरीय चुनौतियों का है। मान लीजिए वह बिल को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजते हैं तो ये भी धारा 200 के अंतर्गत एक निर्णय होगा। राज्यपाल कह सकते हैं कि मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, लेकिन संशोधन के साथ ही विधेयक वापस कर सकते हैं। ये संशोधन केवल विरोध के आधार पर नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि धारा 200 के अंतर्गत किया गया किसी भी शक्ति का प्रयोग न्यायिक समीक्षा से परे होगा और कोर्ट की समीक्षा के दायरे में नहीं होगा। अगर अनुमति का होना या ना होना एक बात है, लेकिन यदि अनुमति है तो न्यायालय इस आधार पर जांच करेगा कि क्या अनुमति सही दी गई थी या गलत। दरअसल ये एक अवधारणा है जो एक अंग से दूसरे अंग के प्रति सम्मान की है। एसजी ने कहा कि समाधान है संविधान में संशोधन और तब तक राजनीतिक प्रक्रिया ही इसका रास्ता है। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर सुधीर कुमार विजिलेंस को अंतरिम जमानत दे दी है। विजिलेंस को सीबीआई ने धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनकी जमानत याचिका उत्तराखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी और जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। विजिलेंस पर एक संपत्ति लेन देन में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप है। बता दें कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने विजिलेंस की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने विजिलेंस को चिकित्सा उपचार के लिए 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। विजिलेंस के वकील ने कोर्ट को उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बताया और अंतरिम जमानत की मांग की। विजिलेंस के खिलाफ सीबीआई ने जनवरी 2023 में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें उन पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए थे। ये मामला एक संपत्ति लेन देन में धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित है, जिसमें विजिलेंस के सहयोगी ने कथित तौर पर एक व्यक्ति की मां और भाई का इंपर्सेशन किया था। मामले पर ज्यादा जानकारी देंगे इंडिया लीगल रिसर्चर मंगलम त्रिपाठी। मंगलम, क्या जानकारी है आपके पास? Good evening. I will be briefing about the case of Sudhir Kumar Vindlans versus Central Bureau of Investigation ACB Dehradun. This case is about criminal conspiracy and forgery. The allegation involves a foreign property transaction where Sudhir Kumar Vindlans allegedly orchestrates the execution of sale deed dated 18 May 2010 using impersonation. The informant's mother and brother were impersonated by the Vindlans associates, including his driver and purchase manager. All the witnesses to a sale deed were reportedly employees of the Vindlans. After objection by the informant and police intervention, the sale deed was cancelled. A suit was filed where even the deceased brother of the informant was made a party. Then the matter was first heard by the Uttarakhand High Court in bail. The High Court denied the bail, citing serious allegations and the nature of impersonation and forgery involved. Vindlans had then filed a special leave petition before the Supreme Court. Today, in the Supreme Court of India, the petitioner advocate highlighted about the medical conditions of his client and requested the interim bail for operative care, where the court granted 6 weeks of time. Thank you. बहुत शुक्रिया आपका मंगलम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं गुजरात हाई कोर्ट को एकल न्यायाधीश के 2024 के आदेश को आंशिक रूप से पलट दिया है, जिसमें ये घोषणा की गई थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायकों को राज्य या केंद्र सरकार में सिविल पदों पर नियमित रूप से चयनित स्थायी कर्मचारियों के समान माना जाएगा।
जबकि अदालत ने एकल न्यायाधीश के निर्देशों को रद्द कर दिया, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को सरकारी कर्मचारियों के समान मानने और साथ ही साथ बताया ये भी जा रहा है कि उनके समान मानने के साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि न्यूनतम वेतन में वृद्धि भी करें। 6 महीने के भीतर बकाया राशि के साथ भुगतान किया जाना चाहिए। आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि वेजेस या मेहनताना कितने तरीके के होते हैं और लिविंग वेज क्या होता है। क्या वर्कर सिर्फ इतना कमाए कि बस जिंदा रह सके या फिर इतना कि वो डिग्निटी के साथ जी सके? यही सवाल गुजरात हाई कोर्ट 2024 ने एड्रेस किया जब उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स AWWS और हेल्पर्स AWHS का केस डिसाइड किया। ये महिला वर्कर्स ICDS की स्कीम के अंडर आंगनवाड़ी सेंटर्स चलाती है, जहां बच्चों और मदर्स को न्यूट्रिशन, हेल्थ और अर्ली एजुकेशन की सर्विसेज मिलती है। कोर्ट ने कहा कि AWWS और AWHS को रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बराबर नहीं माना सकता, क्योंकि उनकी रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन क्लास 3 4 स्टाफ से अलग है। लेकिन कोर्ट को लगा कि उनका सैलरी ₹10,000 AWWS और ₹5,500 AWHS इतना कम है कि ये आर्टिकल 21 के अंदर उनके राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का वायलेशन है। इसीलिए कोर्ट ने उन्हें लिविंग वेज देने का ऑर्डर दिया, ₹24,800 AWWS और ₹20,300 AWHS। मिनिमम वेज सिर्फ सर्वाइवल नीड्स कवर करता है, फेयर वेज इंडस्ट्री कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन लिविंग वेज आर्टिकल 43 के अंडर हेल्थ, एजुकेशन, डिग्निटी इंश्योर करता है। तो रेगुलराइजेशन डिनाई करते हुए भी कोर्ट ने जस्टिस इंश्योर किया कि ये फ्रंटलाइन वर्कर सिर्फ जिंदा रहने लायक नहीं, बल्कि इज्जत के साथ जीने के लायक सैलरी पाए। Do follow us for more such legal updates. और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.